हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवीज मैराथन की 11th वीडियो, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 11th मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मूवी का सबसे पहला मेन डायलॉग था शिट। नंबर 2, सोकोविया में हाइड्रा के बेस के बारे में अवेंजर्स को बताया था फिल कोल्सन ने। दरअसल कोल्सन ने यह बात मारिया हिल को बताई, जो हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के एंड में शील्ड के खत्म हो जाने के बाद वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए काम करने लगी थी और उसका काम था अवेंजर्स की मदद करना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक अवेंजर्स को बताया होगा कि कोल्सन जिंदा है। नंबर 3, सोकोविया के उस बेस पर हाइड्रा के जितने भी हथियार थे वो चित्तौरी टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। ये हथियार पहले अवेंजर्स वाली लड़ाई के बाद शील्ड के पास होंगे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि शील्ड के अंदर कुछ हाइड्रा एजेंट्स भी थे, बैरन स्ट्रकर जैसे, और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में शील्ड खत्म हो चुका है, तो ये हथियार स्ट्रकर ने चुरा लिए होंगे और वो अब इसकी मदद से और भी नए हथियार बना रहा है। वहाँ लोकी की शाही छड़ी भी थी, जिसका यूज करके उसने वांडा और पिएट्रो को उनकी पावर्स दी। वहाँ एक लिवायथन भी था, जिसे हमने पहली अवेंजर्स मूवी में देखा था, और कुछ रोबोट्स भी थे जिन्हें स्ट्रकर पूरा नहीं कर पाए और बाद में अल्ट्रॉन ने उन्हें पूरा करके अपनी रोबोट्स की आर्मी बनाई। नंबर 4, मूवी में यह कंफर्म हो गया कि लोकी की शाही छड़ी यानी उसकी सेप्टर के अंदर एमसीयू के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है, जो है माइंड स्टोन, जो बाद में अल्ट्रॉन निकाल लेता है और उसे विजन से जोड़ देता है, जिसकी वजह से ही विजन इतना पावरफुल है। ये स्टोन्स थैनोस को चाहिए ताकि वो हमारे यूनिवर्स पर हमला कर सके, जो हमें आने वाली अवेंजर्स मूवीज में देखने को मिलेगा। नंबर 5, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा थैनोस को, जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन रहा है। ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक ऐसी चीज है जो ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ रख सकती है और उसे पहनने वाले को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान बना देती है। हालांकि ये लेफ्ट हैंड के लिए है और ऐसा ही एक गॉन्टलेट ओडिन के खजाने में था जो राइट हैंड के लिए था, और अभी ये खाली है, मतलब थैनोस के पास अभी कोई स्टोन नहीं है, तो वो जल्दी इन्हें ढूंढने निकलेगा और इसी बीच उसका सामना अवेंजर्स से होगा। नंबर 6, जॉस व्हीडन मूवी के डायरेक्टर चाहते थे कि जो एंड में न्यू एवेंजर्स वाला सीन था उनमें कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन भी हो। हालांकि शूटिंग के टाइम तक मार्वल और सोनी के बीच कोई डील नहीं हुई थी और कैप्टन मार्वल पर भी कोई मूवी बनाने का प्लान नहीं था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सके। नंबर 7, कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने बनाया था, पर मूवी में इसे बदलकर इसे टोनी स्टार्क का एक प्रोजेक्ट बताया गया, जो उसने इस मूवी में पूरा कर लिया, क्योंकि वांडा के दिखाए सपने के बाद वो जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है और उसी से बचने के लिए उसने ये सब किया। नंबर 8, अल्ट्रॉन का रोल किया था जेम्स स्पेडर ने, और वही डायरेक्टर की पहली चॉइस थे इस रोल के लिए। उन्होंने सिर्फ इसके लिए वॉइस नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसके लिए सेट पर मोशन कैप्चर भी किया, और क्योंकि अल्ट्रॉन की हाइट काफी बड़ी है तो उनके पीछे एक बड़ा सा एंटीना भी लगाया जाता था, जिसके ऊपर 2 बॉल्स थी, जिससे सभी एक्टर्स उन्हीं बॉल्स को अल्ट्रॉन की आंखें समझकर उससे बातें करे। इस तरह मूवी में ऐसा लगता था कि अल्ट्रॉन सच में इतना लंबा है। नंबर 9, पहली बार जब अल्ट्रॉन जिंदा होता है तब वो अपने सपने में हर अवेंजर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, और उसके अलावा वो कुछ और जानकारी भी निकालता है, जिसमें एक फोटो गांधी जी की भी थी। नंबर 10, सोकोविया में चर्च वाले सीन में अल्ट्रॉन ने अपने ऊपर एक कपड़ा पहना था, जो एक रेफरेंस था कॉमिक बुक फैंस के लिए, जब वो क्रिम्सन काउल बनकर अवेंजर्स से बदला लेता है। नंबर 11, अल्ट्रॉन को बनाने से पहले टोनी कहता है पीस इन अवर टाइम, मतलब वो कहना चाहता था कि अल्ट्रॉन हमारी दुनिया में शांति लाएगा, जो इंस्पायर्ड था 1938 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग पीस ऑफ अवर टाइम से। ये उन्होंने तब कहा था जब वो जर्मनी से एक शांति समझौता करके आए थे, पर करीब 1 साल के अंदर ही जर्मनी के हिटलर ने दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी, वैसे ही जैसे अल्ट्रॉन ने अपने बनने के बाद ही अवेंजर्स पे हमला कर दिया। नंबर 12, हल्क बस्टर आर्मर में टोटल 9 आर्क रिएक्टर्स थे, 1 उसके सामने, 4 उसके पीछे, 2 उसके पैरों के आगे और 2 उसके पैरों के पीछे। और अगर हम उसके पुराने छोटे सूट पे लगा आर्क रिएक्टर पे गिन ले तो हम कह सकते हैं कि ये सूट 10 आर्क रिएक्टर्स से चलता है। नंबर 13, हल्क बस्टर को नाम दिया गया था वेरोनिका, जो लिया गया था आर्ची कॉमिक्स से। उन कॉमिक्स में आर्ची नाम का एक लड़का था जिसे 2 लड़कियां पसंद थी, बेटी और वेरोनिका, और ब्रूस को भी तो बेटी रॉस पसंद है, तो उन्होंने इसलिए हल्क बस्टर का नाम वेरोनिका रखा, मतलब जैसे वेरोनिका उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड हो। नंबर 14, हल्क और वेरोनिका की लड़ाई के दौरान ट्रक पर एक नाम लिखा था क्रोफोर्ड, जिसका मतलब था डॉक्टर जेफरी क्रोफोर्ड से, जो कॉमिक्स में हल्क के खून का यूज करके उसी के जैसे बन जाते हैं, जिसका नाम था रेवेज। नंबर 15, मूवी में वो इनक्रेडिबल हल्क के विलन अबॉमिनेशन को भी यूज करने का सोच रहे थे, पर बाद में उसे स्क्रिप्ट से हटा दिया गया। नंबर 16, इस मूवी में हमने हेलन चो को भी देखा, जो कॉमिक्स में एमेडियस चो की माँ थी। कॉमिक्स में वो एक जीनियस लड़का था जिसे भी हल्क जैसी पावर मिल जाती है। नंबर 17, ये एमसीयू के फेज 2 की 5वीं मूवी थी, जिसमें बाकी फेज 2 की एमसीयू मूवीज की तरह एक नहीं पर 2 हाथ काटने वाले सीन थे। पहला जिसमें अल्ट्रॉन क्लॉ का हाथ काट देता है और दूसरा जिसमें हल्क वेरोनिका का हाथ तोड़ देता है।
नंबर 18 मूवी में लोकी का भी एक सीन था थॉर के सपने में, और बाद में उस सीन को काट दिया गया। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप उसे देख सकते हैं। नंबर 19 जब वांडा थॉर पर अपनी पावर्स को यूज करती है तब थॉर कहता है कि इसका उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो माइटी है, क्योंकि फेमसली उसे माइटी थॉर भी बुलाया जाता है। नंबर 20 और जब वांडा हॉकाई का दिमाग कंट्रोल करने आती है तब वो उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि वो ये पहले कर चुका है, जहां वो पहली एवेंजर्स मूवी की बात कर रहा था, जहां लोकी ने भी उस पर ऐसे ही कंट्रोल कर लिया था। वो ये भी कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो एक रेफरेंस था इस बात के लिए कि जेरेमी रेनर को पहली एवेंजर्स मूवी में लोकी की मदद करने वाला पार्ट पसंद नहीं आया था। नंबर 21 जब सभी लोग थॉर का हैमर म्योनिर उठाने की कोशिश कर रहे थे तब कैप्टन अमेरिका इसे उठा तो नहीं पाता पर इसे हिला जरूर देता है, और ब्लैक विडो तो इसे उठाने से भी मना कर देती है। वैसे कॉमिक बुक्स में इसे कैप्टन अमेरिका 2 बार उठाने में कामयाब हो चुका है और ब्लैक विडो भी इसे एक बार उठा लेती है, लेकिन एक अलग यूनिवर्स में। नंबर 22 मूवी की शूटिंग के टाइम पे स्कारलेट जोहानसन प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनके कुछ सीन्स पहले ही शूट कर लिए गए और कुछ सीन्स में CGI भी यूज हुआ ताकि उनका पेट छुपाया जा सके, और उनकी जगह पे 3 बॉडी डबल्स भी थी जिनका चेहरा उनसे काफी मिलता था, इसलिए बाकी एक्टर्स को काफी कंफ्यूजन होता था कि असली स्कारलेट है कौन। नंबर 23 हॉकाई ने अपने तीसरे बच्चे का नाम नेथेनियल पिएट्रो बार्टन रखा था, जिसमें नेथेनियल नाम लिया गया था उसकी दोस्त नताशा रोमानोफ के नाम से और पिएट्रो नाम लिया गया था पिएट्रो मैक्सिमोफ के नाम से, जिसने उसकी जान बचाई। नंबर 24 एरन टेलर जॉनसन क्विकसिल्वर के रोल के लिए पहले तैयार नहीं थे क्योंकि इन रोल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा होता है, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी दोस्त एलिजाबेथ ओल्सन भी इस मूवी में है, जो दोनों पहले गॉडजिला मूवी में काम कर चुके हैं जहां वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तब वो इसके लिए मान गए। नंबर 25 कॉमिक बुक्स में दोनों स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर अवेंजर्स भी रह चुके हैं और एक्समैन भी, इसलिए ये कंफ्यूजन था कि दोनों के राइट्स किसके पास है। दोनों स्टूडियोज मार्वल स्टूडियोज और 20th सेंचुरी फॉक्स पहले भी इन्हें अपनी मूवीज में यूज करना चाहते थे, पर कॉपीराइट के कंफ्यूजन की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके, पर फाइनली उन्होंने एक ऐसी डील की जिसमें दोनों स्टूडियोज इन दोनों कैरेक्टर्स को यूज कर सके। पर यहाँ पर कुछ रूल्स भी बनाए गए, जैसे मार्वल स्टूडियोज अपनी मूवीज में वांडा और पिएट्रो को म्यूटेंट्स नहीं बुला सकता और वो उनका किसी भी एक्समैन कैरेक्टर से कनेक्शन नहीं दिखा सकते। नंबर 26 अगर आप ध्यान से देखें तो जब वांडा स्टार्क का नाम बोलती है तब उसकी आंखें रेड हो जाती है। नंबर 27 थॉर जब उस गुफा में जाके इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता लगाता है तब ये सब स्टोन्स के पीछे एक शेप थी जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसी लग रही थी, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। थॉर का ये सीन पहले थोड़ा बड़ा था पर इससे मूवी काफी लंबी हो जाती, इसलिए डायरेक्टर को चॉइस दी गई कि या तो वो हॉकाई के फार्म वाले सीन इस मूवी में रखे या ये सीन, तो डायरेक्टर ने फार्म वाले सीन्स को चुना। हालांकि आप ये डिलीटेड सीन यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 28 ये 5वीं बार था इस मूवी में जब किसी ने टोनी स्टार्क का गला पकड़ा हो। इससे पहले आयरन मैन 2, अवेंजर्स और आयरन मैन 3 में भी ऐसा हो चुका है, और इस मूवी में एक बार हल्क के साथ भी ऐसा हुआ, थॉर के साथ 2 बार हुआ, विजन के साथ 1 बार और कैप्टन अमेरिका का भी गला पकड़ ही लिया गया। नंबर 29 कैप्टन अमेरिका के सूट में एक नया डिवाइस था जिससे वो अपनी शील्ड को मैग्नेट की तरफ पकड़ सकता है, जो कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड था। नंबर 30 इस मूवी में हमने हल्क को ब्रूस में बदलते हुए देखा पर उसे हल्क में बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन एवेंजर्स में हमने उसे बैनर से हल्क बनते हुए देखा पर वापस बैनर बनने वाला कोई सीन नहीं था। नंबर 31 थॉर एक बार मूवी में ब्रनहिल्ड नाम बोलता है, जहां वो वैसे किसी शिप की बात कर रहा था पर वैसे ये वेलकरी का असली नाम है जो हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिलेगी। नंबर 32 मूवी के कुछ सीन्स में टोनी ने ब्रूस ली की टी शर्ट पहनी थी, तो फैक्ट ये है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मार्शल आर्ट भी आती है जिसका नाम है विंग चन। नंबर 33 इस मूवी में बहुत सारी आने वाली MCU मूवीज को टीज किया गया, जैसे वकांडा और क्लॉ की कहानी से ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में और जानकारी मिली। थॉर के सपने वाले सीन का सीधा इशारा थॉर रैग्नारॉक के लिए था। इन्फिनिटी स्टोन्स रेफरेंस थे इन्फिनिटी वॉर मूवी के लिए, और कुछ सीन्स जिसमें टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की लड़ाई हुई थी जो ये बता रहे थे कि सिविल वॉर होने वाली है। नंबर 34 मूवी में हम यूलियस क्लॉ से भी मिले जो आने वाली ब्लैक पैंथर मूवी में विलन होगा। उसकी फाइल में ये लिखा था कि वो पहले गैंगस्टर था जिससे पहले ब्लैक पैंथर के पिता टीचाका को मारने के लिए बुलाया गया था अगर वो उनके देश में मिलने वाले वाइब्रेनियम पर डील करने से मना कर देते हैं, और उसके परदादा को किसी पुराने ब्लैक पैंथर ने ही मारा था जैसे अभी के ब्लैक पैंथर तचाला के दादा या परदादा ने, और इसीलिए उसकी पर्सनल दुश्मनी है ब्लैक पैंथर से। मूवी में उसका हाथ भी काट दिया गया, मतलब वो उस पर अब एक मशीन लगा लेगा जैसे उसके पास कॉमिक्स में थी। नंबर 35 अवेंजर्स टावर के नीचे एक स्टैचू बनाया गया था उन सोल्जर्स की रिस्पेक्ट में जिन्होंने न्यूयॉर्क की लड़ाई लड़ी थी, तभी उस पर लिखा है द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। नंबर 36 जारविस के जाने के बाद टोनी अपना नया AI प्रोग्राम अपडेट कर रहा था। वहाँ पर 2 और चिप भी थी। एक थी जोकास्टा जो कॉमिक्स में एक तरह की रोबोट थी अल्ट्रॉन जैसी, जिसमें हैंक पिम की वाइफ जेनेट वैन डाइन का दिमाग ट्रांसफर किया गया था। उसे अल्ट्रॉन ने बनाया था ताकि उसे कोई साथी मिल सके, और बाद में वो अवेंजर्स के साथ हो जाती है। एक और चिप भी थी जिस पर शायद तडाशी लिखा था, जो एक ईस्टर एग था बिग हीरो 6 मूवी में हीरो हमांडा के बड़े भाई के लिए। आपको बता दो कि बिग हीरो 6 मूवी भी मार्वल कॉमिक्स पे बेस्ड है।
नंबर 37 मूवी में सैम विल्सन कहता है कि वो किसी की तलाश कर रहा है, जहां उसका मतलब विंटर सोल्जर से था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के एंड में वो दोनों उसी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। नंबर 38 मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स असेंबल बोलने वाला होता है, पर ये सीन अवेंजर्स पे ही कट हो जाता है। हम जानते हैं कि अवेंजर्स असेंबल एक तरीका है जिससे कैप्टन अमेरिका बाकी अवेंजर्स को बुलाता है, तो ये डायलॉग हमें इस मूवी में सुनने को तो नहीं मिला, पर ये हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या अवेंजर्स 4 में सुनने को मिल सकता है। नंबर 39 अल्ट्रॉन का डायलॉग आई हैव नो स्ट्रिंग्स ऑन मी इंस्पायर्ड था पुराने कार्टून शो पिनोकियो से। नंबर 40 और स्टैनली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा, जहां वो वर्ल्ड वॉर के एक रिटायर्ड सोल्जर का रोल करते हैं, और जब थॉर की लाइफ शराब पी के उनकी हालत खराब हो जाती है तब वो कहते हैं एक्सेल्शियर, जो उन्हीं का एक फेमस डायलॉग है। और वो खुद भी 3 साल मिलिट्री में काम कर चुके हैं। वो एक सोल्जर तो नहीं थे, पर उनका काम था आर्मी के लिए स्लोगन्स लिखना और ट्रेनिंग फिल्म्स बनाना। और ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 40 नई बातें, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ रेंडाग्राम इंडिया चैनल को, जिसने इस वीडियो के लिए नंबर कार्ड्स बनाए। तो प्लीज उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।